Very good evening. I am sorry to inform you that there has been a little bit interruption and I could not continue with the new videos. तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं जो है इधर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था. नाउ आई एम फ्री टू सम एक्सटेंट. कुछ बीच में और भी व्यवधान आएगा, बट आप लोगों को वरी होने की आवश्यकता नहीं है. और ये कंक्लूड होगा पूरा ग्रामर का जितना भी आइटम है, दैट विल बी कंक्लूडेड. फॉर दैट आई कैन एश्योर यू, उसमें कहीं से कोई टेंशन नहीं लेना है. और वीडियो जो पहले से अपलोड किए हुए हैं उनको आप लोग देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड. दिस हैज़ टू बी कंटिन्यूड. और आगे जो चर्चा होनी है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं. तो अब तक जो चर्चा हुई है उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा शुरू की थी. उसमें नाउन की चर्चा समाप्त हो गई है, प्रोनाउन की चर्चा समाप्त हो गई है, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, आर्टिकल की चर्चा हो गई थी, प्रोनाउन के काइंड्स की बात हो गई थी, प्रोनाउन एंड केस की भी चर्चा हो चुकी है. देयर आफ्टर एडजेक्टिव की चर्चा हुई. एडजेक्टिव में आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताई गई कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म a sentence having an adjective in positive degree into comparative and superlative and vice versa. तो इन सारे चीज़ों पर डिटेल्ड चर्चा हो चुकी है. तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. अब 8 में से चौथे भाई की चर्चा आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ. चौथा वेराइटी जो वर्ड की है उसकी चर्चा के शुरू होने जा रही है. और ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब का जो टॉपिक है ये सबसे लंबा टॉपिक होगा, बट उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई इसलिए है कि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है. और जितने भी शब्दों की वेराइटीज़ है जिनकी संख्या आपको बताई जा चुकी है कि टोटल 8 है, उसमें से अगर ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा इस 8 में से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसका जवाब होगा वर्ब. तो आपको बहुत पेशेंटली वर्ब से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उनको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, और तभी जाके आपकी मजबूत पकड़ ग्रामर पर हो पाएगी. तो हम चर्चा शुरू करते हैं वर्ब की. इसको आप जानते हैं हिंदी में कहते हैं क्रिया. क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन, कोई वर्क. तो बेसिकली ये वर्ब जो है वो एक्शन शोइंग वर्ड होता है. क्या होता है? एक्शन बताने वाला, कोई क्रिया बताने वाला, कोई काम बताने वाला शब्द जो होता है वो वर्ब कहलाता है. और हमने कहा कि ये 8 में सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है या शब्दों की वेराइटी है. वो क्यों कहा? तो पहले तो हम इसका डिफिनीशन वगैरह से शुरू करते हैं. नंबर 1 कि वर्ब इज एन एक्शन शोइंग वर्ड. नाउन के बारे में कहा गया कि वो नाम बताने वाला शब्द है. प्रोनाउन के बारे में कहा गया कि वो नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द है.
एडजेक्टिव के बारे में कहा गया कि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द है। वर्ब के बारे में आपको कहा जा रहा है कि ये एक्शन शोइंग वर्ड है, मतलब ये किसी काम की बात करता है। और दूसरी बात कि ऑल वर्ड्स हुज नहीं दी मीनिंग दी हिंदी मीनिंग ऑफ विच ends with na are verbs। मतलब कि कोई शब्द उठा लीजिए, कोई भी वर्ड उठा लीजिए अंग्रेजी का, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए, और अगर उसकी जो हिंदी है उस हिंदी मीनिंग में लास्ट में क्या हो, ना हो। जैसे हम कहते हैं टू रीड, इसकी हिंदी क्या होगी, पढ़ना। टू राइट, इसकी हिंदी क्या होगी, लिखना। टू लाफ, इसकी हिंदी क्या होगी, हंसना। क्या है भाई, ये सारे जो इसके इन शब्दों के जो हिंदी अर्थ हैं वो सारे ना एंडिंग है, ना से समाप्त हो रहा है, तो ये एक्शन शोइंग होगा। ये कोई न कोई एक्शन की बात करता है। पढ़ना एक काम है, काम की बात करता है। लिखना एक वर्क है, एक एक्शन है। हंसना एक वर्क है, एक एक्टिविटी है। ये तो ये सारा का सारा जो है वो शब्द के रूप में अगर पूछेंगे कि ये क्या है तो उसको हम कहेंगे कि ये वर्ब है। अब कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। अब पटना को वर्ब नहीं कहेंगे, वो नाउन है। सतना जगह का नाम है, उसको आप ये नहीं कहिएगा कि ना एंडिंग हमने देख लिया, पकड़ लिया, ये तो एक्शन शोइंग हो गया और ये वर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जिनकी हिंदी मीनिंग ना में हो वो वर्ब होंगे। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, however some non-action showing words such as is, am, are, was, were, has, have, had, etc. इनको ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है। आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज वर्ब। मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि मोस्टली जो एक्शन शोइंग वर्ड होंगे जिसकी हिंदी
ना से समाप्त हो तो उसको आप जो है सो एक्शन शोइंग वर्ड मानते हुए उसको वर्ब के रूप में आप क्लासिफाई करेंगे, कहेंगे कि ये वर्ब है। बट सम नॉन एक्शन शोइंग वर्ड्स, जैसे आई एम ए टीचर, अब इसमें एम का कोई ना इंडिंग मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग होगा मैं शिक्षक हूँ। तो ये वर्ब एम जो है वो वर्ब है, बट इसका सीधा सीधी आपको ना इंडिंग मीनिंग नहीं मिलेगा, बट ये वर्ब के रूप में, ये शब्द के रूप में इसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है। अब चौथी बात, वो चौथी बात, verbs are the most important variety of words। इसको ध्यान में रखिए तो आपको इसकी अहमियत, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जानकारी होगी। हमने लिखा है कि verbs आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ वर्ड्स, ये 8 वेराइटी में सबसे महत्वपूर्ण वेराइटी है। क्यों? वो इसलिए दिस इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी complete sentence without the presence of a verb। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। क्या है? वर्ब के महत्व को दर्शाने वाला ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है? क्यों वर्ब सबसे महत्वपूर्ण वर्ड की वैरायटी है? क्योंकि अंग्रेजी में कोई भी कंप्लीट सेंटेंस, एक भी कंप्लीट सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्ब नहीं आया हुआ हो। मतलब हम कह सकते हैं कि नो वर्ब, नो कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कहा गया था कि नो नाउन नो आर्टिकल, तो उसी तरह से एक नारा आप यहाँ पर भी ले लीजिए कि नो वर्ब नो कंप्लीट सेंटेंस। अगर वर्ब नहीं आएगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम किसी नाउन के बिना सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, हम किसी एडजेक्टिव के बिना सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, हम किसी एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन के बिना सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, बट कोई भी कंप्लीट सेंटेंस अंग्रेजी में वर्ब के बिना नहीं हो सकता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल आपको दें, ही इज
इंटेलिजेंट। देखिए जरा, इस ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट। इसमें क्या क्या आया हुआ है? ये ही आप जानते हैं प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, देयरफॉर ये एडजेक्टिव है। इज इसमें वर्ब है, मतलब यहाँ कोई नाउन नहीं आया हुआ है फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ कोई एडवर्ब नहीं आया हुआ है फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। कोई प्रीपोजिशन नहीं आया हुआ है फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट दिस कैन नॉट हैपन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वर्ब। जैसे कुछ भी लिखिए, आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, सोच लीजिए कोई भी आप कंप्लीट सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें वर्ब जरूर आएगा। जैसे ही किल्ड ए टाइगर, ये वर्ब है। आई हैव ए पेन, ये वर्ब है। दे वॉक फास्ट, ये वर्ब है। मतलब बिना वर्ब के आपका एक भी कंप्लीट सेंटेंस, नॉट ए सिंगल कंप्लीट सेंटेंस इज पॉसिबल without the presence of verb in that sentence. This is the importance, this is the significance, this is the utility of verb. Therefore I request you, I advise you to pay a special attention to whatever is being discussed here and hereinafter. जो चर्चा होने जा रही है उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। अब काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार की हम बात करते हैं तो ये सीधा सीधी बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो है वर्ब पहली वैरायटी जो है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम है और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, दोनों बात बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी वैरायटी जो है वो है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसका भी दूसरा नाम है वो है ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ये एक नाम है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब ये दूसरी वैरायटी है। तो हम अभी चर्चा की शुरुआत करेंगे मेन वर्ब से। मेन वर्ब्स, नंबर 1, ऑल एक्शन शोइंग
वर्ड्स आर मेन वर्ब्स। सबसे पहली बात इसमें कि जितना भी एक्शन शोइंग वर्ड है, हंसना, पढ़ना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, आना, जाना, रहना, सोना, रोना, कुछ भी जिसमें एक्शन की बात होती है, किसी एक्टिविटी की, किसी क्रिया की बात की जाती है, कोई परफॉर्मेंस की बात की जाती है, वो सारा का सारा जो वर्ड है वो सब होगा, वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। दूसरी बात कि दी ऑक्सिलियरी वर्ब्स सेलेक्टेड, नॉट सभी नहीं, वो सेलेक्टेड, कुछ खास ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो सेलेक्टेड हैं, सर्टेन कुछ खास हैं, उनकी चर्चा आगे होगी। व्हेन यूज्ड एलोन इन ए सेंटेंस आर ऑल्सो दी मेन वर्ब्स। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ ये जो एम आया हुआ है, एक्चुअली इसको क्लासिफाई जब हम करते हैं तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब के कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। बट अगर ये किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में अकेले आया हुआ है, कोई दूसरा वर्ब इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर यही एम, अब ये मेन वर्ब नहीं होगा, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, और ये जो मेन एक्शन शोइंग वर्ड है ये यहाँ पर मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब की बात हम जब करेंगे, दो बातें हुई कि एक तो वो एक्शन शोइंग वर्ड हो, या अगर वो नॉन एक्शन शोइंग कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, अगर वो अकेले आए हुए हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको भी हम मेन वर्ब कहेंगे। नाउ ये आपने जाना कि मेन वर्ब जो है वो मोस्टली एक्शन शोइंग वर्ड होता है। अब काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब्स कहिए या काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स कहिए, बात बराबर है। तो इसमें जान लीजिए कि मेन वर्ब्स आर क्लासिफाइड ऑन 2 ग्राउंड्स। बहुत ध्यान से देखिए भाई कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका जो वैरायटी हम बताते हैं मेन वर्ब का, उसको क्लासिफाई करने के लिए 2 आधार होता है। 2 आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेन वर्ब्स का। पहला आधार क्या है, फर्स्ट बेसिस क्या है, फर्स्ट ग्राउंड क्या है, कि वेदर इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट और नॉट। बहुत ध्यान से देखिए,
हम मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने कहा कि वर्ब का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में हो जाएगा, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इनके क्लासिफिकेशन का दो आधार होगा, दो ग्राउंड होगा। पहला ग्राउंड हमने कहा कि हम देखेंगे कि जो वर्ब दिया हुआ है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्म, मतलब जिस पर एक्शन का असर पड़े, उस वर्ब का जिस पर असर पड़ने जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम पहला जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो ये है कि उस पर, उस वर्ब के साथ, उस मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आ रहा है ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है किसी वर्ब के साथ, दो बात होगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन मेन वर्ब का जो होगा कि ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ कि नहीं आएगा, इस आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो वैरायटी होती है मेन वर्ब की। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। मतलब इसको हम समझें कि विथ ऑब्जेक्ट और इसको हम समझें विदाउट ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में अगर समझना है तो पहला आधार क्लासिफिकेशन का, मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन का पहला आधार, मैंने कहा कि दो आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। पहले आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेन वर्ब का, कि वो आधार क्या है, आधार ये है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या नहीं है, ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सकर्मक, मतलब विथ ऑब्जेक्ट, स मतलब के साथ, कर्म के साथ, विथ ऑब्जेक्ट, और उसका टेक्निकल नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो अकर्मक क्रिया, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, समर्थ असमर्थ, संभव असंभव, ये आप लोग जानते हैं, विपरीतार्थक अ लगा के जो है सो अपोजिट मीनिंग दिया जाता है। तो अकर्मक मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर किसी मेन वर्ब को, किसी एक्शन शोइंग वर्ड को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है उसके साथ, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे, और वर्ब विथ ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अगर वो बिना ऑब्जेक्ट लिए हुए ही अपना सेंस कंप्लीट कर लेता है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया या वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हम कहेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ ये सेकेंड ग्राउंड क्या है भाई? मैंने कहा कि मेन वर्ब को क्लासिफाई करने का दो ग्राउंड। पहला ग्राउंड बताया गया कि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है आएगा
तो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नहीं आएगा, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट का आना, तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नाउ सेकेंड ग्राउंड, वो सेकेंड ग्राउंड क्या है कि वेदर द फॉर्म ऑफ द verb is changed by the change in the number or person of the subject or टेंस ऑफ द सेंटेंस। कुछ नहीं है, केवल दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। ये दूसरा ग्राउंड क्लासिफिकेशन का कहा जा रहा है आपको कि हम क्या वर्ब का फॉर्म, रूप, मतलब ये रूप होता है, आप जानते हैं V1, V2, V3, V4, V5, यही रूप होता है वर्ब का। तो इसका रूप बदलता है या नहीं बदलता है? क्यों, किस स्थिति में? कि सब्जेक्ट का वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट का अगर हम नंबर और पर्सन बदल दें, मतलब फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन कर दें, या सिंगुलर से प्लूरल कर दें, या सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन कर दें, या टेंस ऑफ द सेंटेंस, या वाक्य का टेंस अगर हम बदलें, प्रेजेंट से पास्ट कर दें, फ्यूचर कर दें, तो वर्ब के रूप पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वर्ब का फॉर्म बदलता है कि नहीं बदलता है? इस आधार पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं वर्ब को, तो वहाँ भी दो तरह का वर्ब, मेन वर्ब की वैरायटी होती है। सेकेंड ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन है कि वेदर द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड विद द चेंज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और विद द चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर वर्ब का रूप बदल जाता है तो क्या होगा, और नहीं बदलेगा तो क्या होगा? तो इस आधार पर भी वर्ब की दो वैरायटी है मेन वर्ब की। वो क्या है? इस आधार पर सेकेंड ग्राउंड जो है, इसके आधार पर वर्ब जो है वो दो तरह का होगा। क्या होगा? पहला होगा फाइनाइट वर्ब और दूसरा होगा नॉन फाइनाइट। और तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा भाई? कि इफ द फॉर्म चेंजेज विथ चेंज इन नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर वर्ब का रूप V1 से V5 हो जाए सब्जेक्ट को बदलने के कारण या टेंस को बदलने के कारण, तो आप उसका नाम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है असीमित। वो बहुत पावरफुल होता है। मतलब नॉन फाइनाइट क्या हुआ कि नो चेंज इन द फॉर्म विथ द चेंज इन सब्जेक्ट और टेंस। क्लियर है?
आज की बात मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ग्राउंड कि ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके आधार पर जो हम दो वेराइटीज़ बनाते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उनकी कंप्लीट चर्चा होगी अगले वीडियो में। अभी आप लोग इसको, इस फ्रेम को कोशिश कीजिए दिमाग में बैठाने का, और एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गया देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल व्हेन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बहुत दिनों से नहीं हो रहा है चैनल, कोशिश कीजिए कि वो सब्सक्रिप्शन इसका जो है सो बढ़ाया जाए ताकि नोटिफिकेशन सारे लोगों को, नए लोगों को मिल सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो रहा है और इसको बहुत ध्यान से और इत्मीनान से देखने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।